बड़े नेता आते तो और शोभा बढ़ती। कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। चौई बंसीलाल स्मारक स्थल है, यहाँ पे तो आना लाजमी हो जाता। हमारे 19 हल्के यात्रा अपने कंप्लीट कर लेगी। ये यात्रा विधिवत घोषणा की थी वो राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की अनुमति लेने के बाद की थी। हम फिलहाल गोलागढ़ में मौजूद हैं और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की जो यात्रा चल रही है वो यात्रा आज गोलागढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की समाधि स्थल पर पहुंची है। आज इन्होंने मत्था टेका है, यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है और आशीर्वाद लिया है। ये जो सद्भाव यात्रा है आज गोलागढ़ में पहुंची है। पहले तो बंसीलाल जी को आपने पुष्पांजलि अर्पित की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आज हमारा तो शाम हल्के का दूसरा दिन है जहाँ से यात्रा होकर गुजर रही है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है। तो शाम की पहचान मुख्यतः चौई बंसीलाल की वजह से ही है और हमारा तो बड़ा 3 पीढ़ी का संबंध रहा है, बहुत घनिष्ठता रही है। मैंने तो नहीं देखा कभी, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मेरे को बताते थे कि उनके प्रति चौई साहब का खास स्नेह था। हालांकि मेरे पिताजी और सुरेंद्र जी करीब एक उम्र के ही थे, 6 महीने का फ़र्क था। चंडीगढ़ में इकट्ठे पढ़े भी हैं, तो एक पारिवारिक सिलसिला चला आ रहा है। और तो शाम में यदि हों और यात्रा यहाँ से गुजरे तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि चौई बंसीलाल और उनके परिवार की जो ये स्मारक स्थल है, यहाँ पे तो आना लाजमी हो जाता है फिर उसके बाद। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? सद्भाव यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुँची, अब तक कहाँ तक पहुँचेगी, कितना समय लगेगा इसमें? सद्भाव यात्रा हमारी 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी। नरवाना में दनौता है गांव, वहाँ से। और अब 18 हल्कों से होकर गुजर चुकी है। 19वें हल्के में हैं हम आज। और लोहारू हमारा एक किसी कारणवश एक दिन हमको सस्पेंड करना पड़ गया था, तो लोहारू कल करेंगे। तो उस नाते हमारे 19 हल्के यात्रा अपने कंप्लीट कर लेगी। ये यात्रा क्या राहुल गांधी की जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी उसको देखते हुए की जा रही है, उसको फॉलो किया जा रहा है उनके पद चिन्ह पे, और इसका मेन मुख्य क्या मिशन है? आप देखिए, प्रेरणा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, इसमें कोई शक नहीं। जब वो यात्रा मैंने देखी थी, मैं उस समय संसद में था वैसे तो, लेकिन मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ था। और अब जब चुनाव ख़त्म हुए 7-8 महीने हो चुके थे, तो तब ये विचार बन रहा था कि किस प्रकार से दोबारा लोगों से संपर्क साधा जाए, लोगों के बीच में जाया जाए। तो फिर ये यात्रा का ख्याल उस अंदर उभरना शुरू हुआ, फिर उसकी रूपरेखा बननी शुरू हुई। और क्योंकि समय ऐसा है कि कोई राजनीतिक बात उस नाते नहीं की जा रही, क्योंकि सरकार बने अभी 1 साल ही हुआ है, तो फिर हमने इसको, क्योंकि जब उसका विश्लेषण किया पूरे चुनाव के नतीजे का कि ऐसा क्या था कि एक चीज़ जो सबको दिख रही थी कि बीजेपी को लोग बाहर करना चाह रहे हैं हरियाणा से और कांग्रेस को दोबारा से सत्तासीन करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं हो पाया। तो उसमें हमारी समझ में जो मोटी बात आई वो यही थी कि शायद जो बीजेपी का एक वो जो विभाजनकारी एजेंडा है वो शायद किसी न किसी स्तर पर काम कर रहा था, और उसकी काट राजनीतिक तौर पे जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही वो आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही है वो शक्ति जो उसका मुकाबला कर सकती है। वो शायद उस प्रभावी ढंग से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। और उसका मुख्य कारण ये था कि हमारा संगठन 12 साल से 11 साल से नहीं था। तो ये 2 चीज़ें मिलके इस यात्रा के बारे में सोचा गया, और यही हमारी यात्रा का संदेश है। सद्भाव, भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा और कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो सामाजिक पहलू भी है और राजनीतिक पहलू भी है। अच्छा, 2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा भिवानी आए तो उनसे एक सवाल ये भी पूछा गया सद्भाव यात्रा का, तो उन्होंने कहा कि ना तो संगठन की तरफ से ये यात्रा है, और मैं इस पर ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। अगर संगठन की तरफ से होती तो हम लोग भी इसमें शामिल होते। इससे पहले आपने भी कई बयान सुने होंगे, प्रभारी जी के भी बयान हैं, हरियाणा के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके भी बयान रहे हैं। तो आप लोगों के साथ जुड़ाव नहीं हो पा रहा है क्या? ये कांग्रेस की यात्रा है या बृजेंद्र सिंह की पर्सनल यात्रा है? इसको किस तरीके से देखें? दूसरे नेता हैं वो किनारा करते हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी फिर आरोप लगाती कि आपस में आप लोगों में फूट है। देखिए, ये यात्रा की जब मैंने विधिवत घोषणा की थी वो राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की अनुमति लेने के बाद की थी, और केसी वेणुगोपाल जी की। तो उस नाते मैं इसको पूर्ण रूप से कांग्रेस की यात्रा मानता हूँ। संगठन
आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जैसे अध्यक्ष जी साथ में ये भी कह देते हैं कि जो जाना चाहे तो खुशी से जाए, हमको कोई उसमें आपत्ति भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बात ठीक है, यदि पार्टी के नाते भी बड़े नेता, क्योंकि वैसे तो कार्यकर्ता तो हमारे साथ आ रहा है, हर जगह आ रहा है, लेकिन आते तो और शोभा बढ़ती। अच्छा, आप लोगों ने इनवाइट किया, वो जो बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं उन सबको इनवाइट किया था इस यात्रा के लिए? सबको इनवाइट किया था, वो तो शुरू करने से पहले सबको इनवाइट किया था। एक बात आपने हालांकि इसका जवाब दे दिया था, लेकिन मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। 2019 के इलेक्शन हुए हैं, 24 के इलेक्शन हुए हैं और 25 में हम हैं, और अभी 29 काफ़ी दूर है। क्या कुछ मिशन लेके चल रहे हैं? किस तरीके से लोगों को जोड़ पाएंगे? क्या कांग्रेस को बनाने के लिए, क्योंकि मोस्टली जितनी भी यात्राएं होती हैं, कई नेताओं की यात्राएं देखी हमने, इलेक्शन से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले नेता निकलते हैं घर से और सोचते हैं कि सरकार बना लेंगे। आपका मकसद कुछ अलग है, इस पर आपने विश्लेषण किया और आपको लगा कि 5 साल सरकार बनाने के लिए देने पड़ेंगे जनता के बीच में, तब जनता जुड़ेगी कांग्रेस के साथ? नहीं, सरकार तो खैर कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी वो तो एक अलग विषय है, लेकिन यात्रा ये वोट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वोट का तो अभी ना कोई समय है, ना कोई उस तरह के मौके की बात है अभी तो, क्योंकि ये मानना है हमारा कि ये मुकाबला बीजेपी का यदि आपको सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर करना है तो वो इलेक्शन से 3 या 6 महीने पहले नहीं कर सकते आप। माहौल तो पिछली बार बहुत अच्छा था, चाहे विश्लेषक थे, चाहे एक्सपर्ट्स थे, या आपके राजनीतिक लोग थे, सभी कह रहे थे कि एक तरफा चल रहा है, लेकिन शायद नीचे नीचे कुछ ऐसा भी चल रहा था जो उस जोश में या उस माहौल में शायद नज़र नहीं आया, या नज़र आया भी तो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लग रहा था कि चुनाव काफ़ी आसानी से शायद जीता जा रहा है। तो बीजेपी जो है, बीजेपी को आप सिर्फ एक इलेक्शन की मशीन के हिसाब से ना सोचें। बीजेपी जो है एक संगठन की पार्टी है और विचारधारा की पार्टी है। तो इन दो स्तर पे यदि उसका मुकाबला पूरी पुरजोर तरीके से नहीं किया गया तो उनका जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उसका मुकाबला करना, वो पुराने वाली जो राजनीति है उसके हिसाब से नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम में उठें उससे 6 महीने पहले और चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी को आपको एक सतत प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर विरोध करना पड़ेगा उनका, और वो विरोध जो है वो सड़क पर दिखना बहुत लाजमी है। दफ्तरों में, पार्टी के दफ्तरों में, गोष्ठियों में, रैलीज़ में, वो एक अलग पहलू है राजनीति का, लेकिन ज़मीनी स्तर पे भी अभी जो संगठन, अभी तो जिला अध्यक्ष बने हैं, जब वो पूरा संगठन नीचे तक फैल जाएगा उनको भी बहुत ज़रूरत रहेगी कि इस बीजेपी का बूथ के स्तर पर मुकाबला किया जाए। लेकिन आपने कहा मेहनत करने की ज़रूरत है, सड़क पर आने की ज़रूरत है। राहुल गांधी बिहार में तो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, वोट चोरी का मुद्दा इतना पूरे हरियाणा के साथ साथ अब आरोप लगे हैं, पूरे हिंदुस्तान में पहुंची वो खबरें। तो क्या लगता है कि वहाँ पे जो मेहनत रही उसका रिजल्ट वैसा रहा नहीं? नहीं, वहाँ तो किसी की भी मेहनत का रिजल्ट नहीं रहा। वो तो पता नहीं चुनाव किस हिसाब से हुआ है, क्या उस चुनाव से तो एक चीज़ मुझे समझ में आनी शुरू हुई है कि शायद आप बिहार जैसे बड़े प्रदेश को भी चुनाव के दौरान रिश्वत दे के इलेक्शन जीत सकते हो। मास लेवल पर रिश्वत, 1.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया इलेक्शन शुरू होने के बाद यदि जाता है और इस प्रकार से यदि वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो ये भी अपने आप में चोरी है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनको उनका काम शुरू करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। 20 साल से सरकार थी, आत्मनिर्भर करने का बहुत टाइम था, ये इसी 2025 के चुनाव में आत्मनिर्भरता याद आई। खैर जो भी है, लोगों का अपना विवेक है, कौन किस पैमाने पर तुलता है वो तो उन्होंने देखना है। लेकिन देखिए, जो आपने राहुल जी का जिक्र किया बिहार के संदर्भ में, कांग्रेस बिहार में मेन प्लेयर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों सवाल सारा राहुल गांधी से किया जा रहा है। वहाँ मेन प्लेयर तो आरजेडी है, लालू यादव जी और उनकी पार्टी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, मेन पार्टी वो है। कांग्रेस एक सपोर्टिंग पार्टी है वहाँ पे। तो उस नाते राहुल जी की भूमिका एक राष्ट्रीय स्तर की जो है वो अपनी जगह है, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो यही है कि आरजेडी और उधर जेडीयू बीजेपी ये मेन प्लेयर्स हैं वहाँ पे, और नतीजा हमारे सामने है।
आने वाले वक्त में विस्तार से आपसे बात करेंगे। लास्ट सवाल आपसे पर्सनल ले लेता हूँ। आपके माथे का पसीना शायद कैमरे पर भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है, तो क्या कहेंगे? एक तो आपने आईएएस रहते हुए बड़ा पद छोड़ दिया, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद भी दुष्यंत चौटाला पे आरोप लगते हैं, या वो जो एक होता है कि भाई आए और आते ही आपको अगर बड़ा पद मिल जाता तो लोग कहते हैं कि मलाई मिल गई, लेकिन मलाई भी छोड़ दिया आपने और आप कांग्रेस में आए, यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो सड़कों पे चलना, ये इतना स्ट्रगल करना, कि आपको लगता है कहीं भी मलाल होता है कि यार मैंने गलत कर दिया? दूसरा, पहले तो आईएएस पद छोड़ दिया और उसके बाद मैंने बीजेपी छोड़ दी, तो दो गलती, दो मिस्टेक हो गई मुझसे। नहीं, देखिए, यदि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आपके साथ लोग मिलते हैं, आपके साथ चलते हैं, मेरे कुछ 150 साथी तो ऐसे हैं जो निरंतर 5 अक्टूबर से साथ चल रहे हैं, तो ये जो सुख की अनुभूति है, ये तो किसी नौकरी में क्या कहीं भी नहीं मिल सकती। तो ये जो प्यार है लोगों का और जिस प्रकार से आशीर्वाद लोग देते हैं, अब ठीक है, सरकारी नौकरी होती है, आप सुख सुविधाओं के हिसाब से तो बहुत ठीक है, लेकिन सुख सुविधा जो है वो आदमी को किसी स्तर पे आके क्या बोलूँ, निकम्मा भी बना देती है। मतलब उसमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सभी कुछ दे दिया जाए, तो मेरे पास अभी भी साधन संसाधन की उस हिसाब से एक अच्छा जीवन, जिसको कहते हैं विलास और भोग का जीवन जीने में, तो अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इस चीज़ का जो आनंद है, जो लोगों के बीच में जाके और उनके साथ चलने में जो एक भावना अंदर से आती है, वो अलग है। तो रियल वाला नेता बनने चले, तपाने चले हैं खुद को? वो तो लोग देखेंगे। तपने और तपाने का काम तो लोगों के हाथ में है। आदमी खुद अपना प्रयास कर सकता है। लोकतंत्र में है हम, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसका फैसला तो लोग करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह, और आने वाले वक्त में सद्भाव यात्रा से हरियाणा को जोड़ना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अक्सर इनकी रील्स और इनकी बातें वायरल होती हैं, पूरे हरियाणा में आजकल ट्रेंडिंग में है। फिलहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इन बातों को सुनते हुए? कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।